हमारे प्रैक्टिस में आते हैं, तो गले में अगर कोई बीमारी हो जाती है तो उसमें हमें क्या करना चाहिए, किस तरह से चिकित्सा करना चाहिए, किस तरह से डायग्नोसिस करना चाहिए। तो इसके अंतर्गत ही रोहिणी नाम का डिप्थेरिया, जो बैसिलस की वजह से डिप्थेरिया हो जाता है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। और थ्रोट कैंसर जो अपने आयुर्वेद में बताया है, अब बहुत सारे लोगों को मालूम ही नहीं है कि थ्रोट कैंसर होता क्या है और आयुर्वेद में उसको कैसे डायग्नोसिस करना चाहिए, किस तरह से चिकित्सा करना चाहिए। तो मेरा आज का जो लेक्चर है वो हर तरह के कैंसर रोग में भी डायप्थेरिया जो रोहिणी नाम की व्याधि है उसके बारे में पूरा अच्छे से बताएगा। तो मैं अभी आप लोगों को सब चीज़ एक स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। और सुश्रुताचार्य जी ने क्या बताया है उसका रेफरेंस लेके भी बताऊंगा, और अपने आचार्य मेरे जो गुरु जी हैं वैद्य समीर जमदग्नि सर, उनके नोट से भी आप लोगों को बताऊंगा। तो जब भी हमारे पास पेशेंट आते हैं ना डेप्थेरिया के, तो उसको हम लोग आयुर्वेद में रोहिणी नाम का ये बोलते हैं, व्याधि बोलते हैं। तो रोहिणी व्याधि जो रहती है उसमें अलग अलग तरह के मांसांकुर हो जाते हैं, एक तरह का इन्फेक्शन ही हो जाता है। और आप लोगों ने देखा होगा कि डायप्थीरिया का जो ट्रीटमेंट है वो आयुर्वेद में कैसे किया जाता है। एलोपैथी में तो एंटीबायोटिक्स दिया जाता है, तो हम आयुर्वेद में कैसे देखते हैं वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो हमें अभी देखना है कि वातज रोहिणी जब रहती है, वातज रोहिणी नाम का व्याधि जब गले में हो जाता है, कंठगत रोग गले में जब हो जाता है तो क्या क्या होता है। तो कंठ में अवरोध होता है, अवरोधात्मक संप्राप्ति होती है, तो गले में ऐसा लगता है कि कुछ तो अटक रहा है, कुछ तो ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है। इसी तरह से तीव्र वेदना होती है, बहुत ज्यादा शूल होता है, बहुत ज्यादा पेन होता है, बहुत ज्यादा। इसी तरह से उपद्रव युक्त मांसांकुर उत्पन्न हो जाते हैं, छोटे छोटे ना मांसांकुर जैसे उत्पत्ति वहां पे दिखाई देने लगती है। इसकी वजह से शुष्कता आती है बहुत ज्यादा, क्योंकि ये वातज टाइप है तो यहाँ पे रुक्षता रहेगी, रुक्ष गुण बढ़ जाएगा, तो इसलिए वातज, तो इसलिए शुष्कता आएगी, बहुत ज्यादा प्यास लगेगा, फिर बहुत ज्यादा ऐसे सूखा सूखा बहुत ज्यादा लगेगा गले में। और इसके साथ में बताया है कि हनु में, मैंडिबल एरिया में बहुत ज्यादा पेन होने लगता है, कान में शूल होने लगता है, उसी तरह से कांपने लगता है ये पूरा एरिया, उसी तरह से स्तंभ होता है, मुंह खोलना और बंद करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये होता है वातज रोहिणी। अभी मैं पहले व्याधि बता देता हूँ कंठगत रोग के, और उसके बाद में मैं आप लोगों को चिकित्सा बताऊंगा कि हमारे आचार्य लोगों ने चिकित्सा क्या बताया है। इसी तरह से हम लोग अगर देखेंगे तो इसमें ऐसा बताया है कि ये आशुकारित्व रहता है, अगर इसकी चिकित्सा नहीं किया गया तो यह क्या करेगा कि 7 दिन में ही प्राण घातक हो जाता है, मृत्यु तक दे सकता है। तो इसका कोरिलेशन अपने पास जब भी थ्रोट कैंसर के पेशेंट आते हैं और मेटास्टेसिस हो रहा है तो 7 दिन में कैंसर से भी मृत्यु हो जाती है। और आयुर्वेद के भी जब हमारे सर लोग देखते हैं, मतलब हम लोगों को ऐसा सिखाया गया है कि जब भी हमारे पास थ्रोट कैंसर के पेशेंट आ रहे हैं तो वातज रोहिणी है क्या, क्योंकि इसमें अपने ग्रंथकारों ने बताया है कि यह प्राण घातक होता है, 7 दिन में ही चिकित्सा करना पड़ता है, नहीं तो वह मृत्यु तक लेके जा सकता है। इसके बाद में पित्तज रोहिणी, इसके बारे में मैं बताऊंगा। तो पित्तज रोहिणी में क्या होता है कि मांसांकुर जो रहते हैं वह कंठ में शीघ्रता से उत्पन्न होते हैं, यहाँ पर पित्त का इन्वॉल्वमेंट है, तो पित्त का उष्ण तीक्ष्ण विस्त्र सर गुण ये सब इन्वॉल्व रहता है, और इसके वजह से वहां पे बहुत ज्यादा दाह होता है, लालिमा होता है बहुत ज्यादा, और शीघ्र पाक होता है, ज्वर होता है, फीवर बहुत ज्यादा आता है पित्तज रोहिणी में। इसी तरह से लालिमा होता है, स्पर्शा सहत्व रहता है, मतलब वहां थोड़ा भी स्पर्श सहन नहीं होता है, थोड़ा भी पानी भी जाएगा अन्न भी जाएगा तो बहुत ज्यादा पेन होता है। और ओष होता है, इंद्रियों में जलन होती है बहुत ज्यादा, तृष्णा होता है, मोह होता है। ऐसे कंडीशन जब रहती है तो हमें यह समझना चाहिए कि यह पित्तज रोहिणी है, और पित्तज रोहिणी को डायग्नोस करके फिर आगे चिकित्सा हमें पूरा प्लान करना पड़ता है। और इसमें आशुकारित्व बहुत ज्यादा रहता है, ये 5 दिन के अंदर अगर इसकी चिकित्सा नहीं किया गया तो ये मृत्यु तक लेके जा सकता है। तो इसमें भी हमें मांसांकुर तो उत्पन्न हो रहे हैं, डायप्थीरिया है, लेकिन ये ट्यूमर में भी कन्वर्ट हो रहा है कि नहीं, अर्बुद में मतलब कैंसरस हो रहा है कि नहीं, वह भी हमें देखना पड़ता है। इसी तरह से असाध्य टाइप का एक होता है कफज रोहिणी जो रहता है, सॉरी रक्तज रोहिणी, असाध्य टाइप का रक्तज रोहिणी रहता है। इसमें और भी ज्यादा एग्रेवेटेड सिम्टम्स रहते हैं, जैसे पित्तज, पित्तज का हम लोग देखते हैं तो रेडनेस रहता है, लेकिन इसमें रक्तज रोहिणी में और ज्यादा रेडनेस हो जाती है। उसी तरह से सुश्रुत संहिता के उत्तर तंत्र में ऐसा बताया गया है कि यह तब तांग की तरह रहता है, जैसे कि पूरा शरीर जो है, गले का जो शरीर है वो पूरी तरह से जल रहा है, बर्निंग बहुत ज्यादा हो रहा है, और लाल और काले और लाल सफेद रंग के ना वहां पे स्फोट आ जाते हैं बहुत ज्यादा, और शीघ्र दाह और पाक होने लगता है, वेदना भी बहुत ज्यादा होने लगती है। तो ऐसा जब कंडीशन रहता है तो उसको बोलते हैं रक्तज रोहिणी। इसको हमें समझना चाहिए और फिर हमें डायग्नोसिस करते हुए अगर आ गया
निदान करते हुए आ गया तो हमें आगे चिकित्सा करना बहुत आसान हो जाता है। इसी तरह से, और वो भी हमारे पास टाइम कम रहता है या असाध्य टाइप रहता है, तो हमें यह डायग्नोस करते आना चाहिए कि यह असाध्य है, तो हम असाध्य समझ के चिकित्सा करेंगे। अगर मनुष्य की मतलब हमारे पेशेंट की आयु शेष है तो वो बच भी सकता है। तो इसीलिए हमें ये देखना है कि रक्तज रोहिणी है कि नहीं है। वातज में ड्राइनेस रहेगा, बहुत ज़्यादा शुष्कता रहेगी, बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी, रुक्षता बहुत ज़्यादा रहेगा। उसी तरह से पित्तज वाले में क्या होगा, दाह पाक लालिमा ये सब होगा, और ज्वर दाह ये सब होगा। और रक्तज में तो रेडनेस और ज़्यादा होगा, शीघ्र कारित्व, मतलब उसमें बहुत ज़्यादा ना जल्दी जल्दी इसमें बर्निंग होने लगेगा, जलन होने लगेगा, ऐसा कंडीशन रहता है। इसी तरह से कफज रोहिणी भी असाध्य बताई है। कफज में मांसांकुर जो रहते हैं वो गुरु रहते हैं, ऐसे मांस के अंकुर टाइप निकल जाते हैं, जिस तरह से पाइल्स रहता है उसी तरह से अंकुर आ जाते हैं और गले में पूरा फैल जाते हैं डिप्थीरिया में। इसी तरह, और इसको रोहिणी बोला जाता है, कफज रोहिणी। इसमें गुरु, स्थिर, मंद और पाक युक्त, हल्के हल्के पाक युक्त ऐसे मांसांकुर उत्पन्न हो जाते हैं। इसके साथ में पिच्छल और श्वेत वर्ण के ऐसे अंकुर उत्पन्न हो जाते हैं। और यह आशु का ऋतु इसका इतना फास्ट रहता है कि 3 दिन में मृत्यु हो जाती है, तो तुरंत ही चिकित्सा करना चाहिए। और चिकित्सा अपने ग्रंथों में बताई है कि किस तरह से हम चिकित्सा करें तो पेशेंट को हम बचा सकते हैं, आगे मैं बताऊंगा। इसी तरह से सान्निपातिक जो रोहिणी रहती है उसमें ऐसा बोला जाता है कि जो लैरिंजल इडिमा जो रहता है, पूरा लैरिंग्स में शोथ हो जाता है, सूजन हो जाती है, और इसके वजह से, और कफ या वायु के प्रकोप से ये ज्यादातर होता है, और उसकी वजह से वेदना युक्त शोथ होता है बहुत ज्यादा। ये कफज रोहिणी है लेकिन इसमें वायु का इन्वॉल्वमेंट रहता है, तो बहुत ज्यादा दर्द होता है, बहुत ज्यादा पेन होता है। उसी तरह से शोथ होता है, सूजन हो जाती है अंदर ही अंदर पूरा, इस तरह का डिप्थीरिया होता है ये। और उसकी वजह से श्वास कृच्छता होने लगती है, सांस लेने में बहुत ज्यादा तकलीफ होने लगती है, हृदय आदि प्राणों पे भी उपघात होने का डर रहता है, क्योंकि वो इन्फेक्शन अगर बैठ गया। क्योंकि ना अपने ग्रंथों में ऐसा बताया कि रोहिणी, लेकिन मॉडर्न साइंस में इसको डिप्थीरिया बेसिलाई, इसकी वजह से होने वाले जो इन्फेक्शन है उसके बारे में ये उल्लेख किया गया है। और इसकी चिकित्सा जो रहती है वह ऐसा बताया कि यह भी असाध्य रहता है, जो सान्निपातिक टाइप का जो रोहिणी ऐसा व्याधि होता है। इसी तरह से हमें चिकित्सा अगर हम लोग करते हैं तो एक स्वरग्न करके एक होते हैं, जो स्वर यंत्रिका में वहां पे इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको बोलते हैं स्वरग्न या स्वराह, ऐसा जो रहता है। तो इसमें कफ लिफ्ट के वजह, कफ बहुत ज्यादा यहाँ पे प्रोटेक्शन करने लगे, कफ बहुत ज्यादा रहता है, बहुत ज्यादा इन्फेक्शन हो जाता है और वायु मार्ग में अवरोध हो जाता है, श्वास कृच्छता निर्माण हो जाती है बहुत ज्यादा, आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है, अस्वस्थता फील होता है, मतलब अनहेल्दीनेस ऐसा फील होने लगता है। और इसमें कंठ में शुष्कता रहती है बहुत ज्यादा, शैथिल्यता बहुत ज्यादा रहती है, और इसकी वजह से स्वर भेद होने लगता है, और इसलिए इसको स्वरग्न बोलते हैं क्योंकि ये स्वर का नाश करता है। ऐसा कंठगत रोग के अंडर में इसके बारे में बताया है। उसी तरह से सान्निपातिक रोहिणी के बारे में और बताया है कि इनमें तीनों दोष का प्रकोप बहुत ज्यादा हो जाता है, और इसमें धातु पाकोत्पत्ति बहुत ज्यादा होती है, धातु पाक बहुत ज्यादा होने लगता है, तो यह असाध्य अवस्था में चली जाती है। और कोई भी ट्रीटमेंट देते हैं तो बहुत मुश्किल से ठीक होता है या फिर नहीं भी ठीक होता है, और इसलिए इसको असाध्य बोला है। अब इसमें चिकित्सा क्या बोला है कि जितने भी हमारे रोहिणी के पेशेंट आते हैं, रोहिणी व्याधि के जो कंठगत रोग के पेशेंट आते हैं, तो उसमें स्वेदन देना है। तो कोष्ण कषाय जो वात शामक या त्रिदोष शामक जो रहते हैं कषाय, उससे नाड़ी स्वेद करना चाहिए, बाह्य पोटली स्वेद करना चाहिए, फिर रक्त मोक्षण करना चाहिए। तो रक्त मोक्षण के लिए आप सीरा वेद कर सकते हैं, जलौका लगा सकते हैं, अलाबू लगा सकते हैं। बस ये देखना है कि कंठ जो है वहां से ज्यादा ब्लीडिंग ना हो जाए, हमें तो रक्त थोड़ा ही निकालना है। इसी तरह से प्रतिसारण कराना है। प्रतिसारण मतलब हमें पंच लवण लेना है और पूरे दांत के ऊपर ये लगा देना है, तो थोड़ा थोड़ा, या मुंह में अंदर अंदर पंच लवण लगा देना है, वो भी थोड़ा ही लगाना है, इससे वो लवण रस है वो बहुत अच्छा काम करे। इसी तरह से त्रिफला का प्रतिसारण कर सकते हैं, हरिद्रा का प्रतिसारण करते हैं, अघत द्रव्यों का प्रतिसारण करते हैं। कवल धारण करना है तो बृहद पंचमूल क्वाथ का कवल धारण करते हैं, यष्टि मधु क्वाथ का करते हैं, फांट का करते हैं। इसी तरह से गंडूश करते हैं तो एला, पुनर्नवा, कंटकारी का पित्त, इसका गंडूश, इसका क्वाथ का गंडूश करते हैं, सिद्ध तेल का गंडूश करते हैं। इसी तरह से नस्य देते हैं तो सिद्ध तेल से नस्य देते हैं। इसी तरह से पित्तज और रक्तज जो कंठ रोहिणी है, रोहिणी रोग जो है, उसमें हमें दोषों के हिसाब से चिकित्सा करना पड़ता है। अब मैं आगे कुछ सुश्रुत के रेफरेंस से बताता हूं। तो हम चिकित्सा स्थान जो है, सुश्रुत संहिता का चिकित्सा स्थान, उसमें 22 नंबर का जो अध्याय है उसमें 60
से 64 नंबर का जो श्लोक है उसका भावार्थ मैं बता रहा हूँ, तो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आएगा। और हमें ना ये डायग्नोस करते हुए भी आना चाहिए और हमें चिकित्सा करते हुए भी आना चाहिए। ऐसा कभी भी ऐसा पीछे नहीं हटना है कि हमें ये चिकित्सा नहीं आता है। कंठ रोहिणी अगर आपने देखा, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि कैसे पेशेंट आते हैं, मेरे प्रैक्टिस में आते हैं पेशेंट, तो हमें ये देखना है। और अगर कैंसर के भी आ रहे हैं, थ्रोट कैंसर के भी पेशेंट आ रहे हैं, तो हमें इसी तरह से दोषों को हिसाब से चिकित्सा किया तो काफी हद तक फायदा होते हुए मैंने देखा है। तो वातज रोहिणी जब रहते हैं, जब रुक्षता बहुत ज्यादा रह रहा है, कंठ रोहिणी है, तो उसमें रक्त मोक्षण कराना है। रक्त मोक्षण कराने के बाद पंच लवण से प्रतिशारण करना है, पूरा मन अंदर ही अंदर ना मुंह में लवण लगा देना है। और उसके बाद में बार बार स्नेह युक्त सुखोष्ण जो काढ़ा रहता है, थोड़ा सा हम लोगों ने वात शामक काढ़ा बना दिया, जैसे एरंड मुलादी क्वाथ हो गया, पंचवल्कल क्वाथ हो गया, या फिर हम लोगों ने दशमूल का काढ़ा बनाया, उसमें थोड़ा सा घी डाल दिया या थोड़ा सा तेल डाल दिया, थोड़ा सा नमक डाल दिया और उसका गंडूश धारण करना है। तो इससे ना वातज कंठ रोहिणी है उसका इन्फ्लेमेशन कम हो जाता है। इंटरनल दवाइयों में हम सूक्ष्म त्रिफला एकेटी देते हैं, अमृता गुगुल, कैशो गुगुल, त्रिफला गुगुल ये देते हैं। और अगर वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है तो कांचनार कषाय देते हैं, कांचनार गुगुल देते हैं, गंधक रसायन देते हैं, पंचतिक्तिघृत गुगुल देते हैं, फिर कैशोर गुगुल देते हैं। बहुत बढ़िया काम करता है ये, क्योंकि मैंने देखा है, मैंने ट्रीट किया है, इसलिए मुझे मालूम है कि वातज जो कंठ रोहिणी है उसको डायग्नोज करके उसका ट्रीटमेंट देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से पित्तज अगर कंठ रोहिणी की व्याधि है तो उसमें हमें क्या करना है, तो हमें पलंकशा नाम की वनस्पति है, जैसे गुगुल, पलंकशा गुगुल बोलते हैं, वो लेना है, शर्करा लेना है और मधु के साथ मिक्स करके और प्रतिसारण करना है। पंचवल्कल क्वाथ से गंडूश धारण कराना है, कवल धारण कराना है, और फालसा का रस है या मनुक्का का रस है उससे गंडूश धारण कराना है या कवल धारण कराना है। तो इससे पित्तज कंठ रोहिणी में बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। इसके बाद में कफज कंठ रोहिणी नाम की व्याधि होती है, इसमें गृह धूम बताया है। पहले के जमाने में चूल्हा से जो ऊपर चिमनी तक जो धुआं जाता था उसको गृह धूम बोलते थे, और वो थोड़ा सॉलिडिफाई हो जाता था, उसको लिया जाता था, तो वो बहुत अच्छा एंटीबायोटिक होता था, क्योंकि तप्त अग्नि से वो आगे ऊपर जाके कोयला और कोयला वगैरह एक तरह से राख ही होता था जो फ्यूम्स मतलब धुएं के रूप में ऊपर जाके और कलेक्ट हो जाता था, एंटीबायोटिक की तरह काम करता था। तो इसको गंड गृह धूम बोलते हैं। और कुटकी चूर्ण इसको मिक्स करके प्रतिसारण करना है जब कफज टाइप का है। और इसमें श्वेता वनस्पति है, बिडंग है, दंती है और सिंधा नमक द्वारा सिद्ध तेल है, इसका कवल धारण कराना है या गंडूश धारण कराना है। उसी तरह से नस्य धारण कराना है। नस्य अगर ले लिया गया और वो भी शिरो विरेचन से ले लिया गया तो उससे कफज कंठ रोहिणी में बहुत बढ़िया काम करता है। इसी तरह से अगर रक्तज कंठ रोहिणी नाम की व्याधि है तो उसमें हमें क्या करना है कि पित्तज रोहिणी की बात ही चिकित्सा करना है, और जब हम ये करते हैं तो बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। इसी तरह से कंठगत रोग में एक आता है व्याधि जिसको बोलते हैं कंठ शालुक। कंठ शालुक व्याधि रहता है जो कफ दोष प्रधान रहता है, इसमें कफ का डोमिनेंस ज्यादा रहता है और इसमें कंठ में बेर के समान एक गांठ टाइप हो जाती है। तो हमारे पास जब भी पेशेंट आते हैं ना बिनाइन ट्यूमर्स के, तो हमें ये डायग्नोज करते हुए आना चाहिए कि ये कंठ शालुक नाम और हमें सोचना चाहिए कि ये कंठ शालुक नाम की व्याधि तो है नहीं है कि नहीं है। और इसमें कांटा चुभने की तरफ वेदना होती है, शोथ होता है, मार्गावरोध होता है, बहुत ज्यादा मतलब ऑब्स्ट्रक्शन होता है, और यह जो शोथ रहता है वो स्थिर रहता है, उसी तरह से वह इधर उधर हिलता नहीं है, ऐसा शोथ उत्पन्न हो जाता है। तो सुश्रुत संहिता में ऐसा बताया कि यह शस्त्र साध्य व्याधि है, मतलब सर्जरी ही करना चाहिए। और अपने सुश्रुत संहिता में ऐसा बोल रहे हैं कि दूषित रक्त निकाल देना चाहिए, और तुंडिकेरी नाम का जो व्याधि है उसकी तरह से चिकित्सा करें। तुंडिकेरी की जो चिकित्सा बताई है उसमें मैं आपको आगे बताऊंगा तुंडिकेरी की चिकित्सा क्या है। तुंडिकेरी की चिकित्सा जो है वो टॉन्सिलाइटिस को बोलते हैं, मतलब आयुर्वेद में तुंडिकेरी मतलब टॉन्सिलाइटिस। तो उसमें क्या बोला है कि गंधक द्रुति उसको गले में लगा दें, तुंडिकेरी मतलब टॉन्सिलाइटिस की चिकित्सा। उसी तरह से सूक्ष्म त्रिफला और एकेटी, अमृता गुगुल, कैशो गुगुल, त्रिफला गुगुल, इससे अगर हम लोगों ने इंटरनली एक एक गोली या दो दो गोली दे दिया तो अच्छा फायदा हो जाता है। और गंधक रसायन और त्रिभुवन कीर्ति रस अगर दे दिया तो वो कंठ शालुक में भी काम करता है, क्योंकि कंठ शालुक बेर के समान ग्रंथि हो गई है, और टॉन्सिलाइटिस वो भी मतलब वहां की पैथोलॉजी स्थान के हिसाब से एक जैसी ही रहती है, और कफ दोष प्रधान ये व्याधि रहती है। तो इसलिए कंठ शालुक में टुंडिकेरी की तरह ही चिकित्सा करने के लिए बोला है। कांचनार कषाय हो गया, इरिमिदादी तेल का गंडूश धारण करने को बोला है। मैं आगे टॉन्सिलाइटिस की भी चिकित्सा बता रहा हूँ उसमें कैसे करना है। इसी तरह से एक होता है फेरिंजाइटिस, अब जो मॉडर्न में बोलते हैं फेरिंजाइटिस, तो उसको वृंद नाम का व्याधि बोला है आयुर्वेद में, एकदम मैच होता है। तो
तो उसमें बोल रहे हैं पित्त और रक्त का प्रकोप हो जाता है और कंठ के पार्श्व भाग में उन्नत एक ग्रंथि उत्पन्न हो जाती है, जो बहुत ज्यादा बर्निंग हो रहा होता है, ज्वर हो रहा होता है, दाह हो रहा होता है, लालिमा हो रही होती है, पूरा बर्निंग हो रहा होता है और दाह युक्त शोफ रहता है। तो वाग्भट संहिता में तो बोला है कि साध्य है, जैसे कफज रोहिणी की चिकित्सा करते हैं वैसे ही करने के लिए बोला है। वृंद जो है पित्त और रक्त का है इन्वॉल्वमेंट, लेकिन ये गला जो है अंदर यहाँ पे रक्त वाहिनियां बहुत हैं, पित्त और रक्त की व्याधि है, लेकिन यहाँ पर कफज रोहिणी के समान चिकित्सा करने के लिए बोला है। यही तो खासियत है कि कहाँ पर कौन सी चिकित्सा ये बता दिया, और सुश्रुताचार्य जी ने इसको असाध्य बताया है। इसी तरह से एक वृंद नाम की व्याधि है जिसमें कंठ जो रहता है उसमें गोल और अल्प पाकी या अपाकी, ऐसा बिना पकने वाला ऐसा गोल ऐसा ग्रंथि उत्पन्न हो जाता है, एक गांठ उत्पन्न हो जाती है जिसमें दाह होता है, मंद दाह होता है, कंडू होता है बहुत ज्यादा, और गुरुता बहुत ज्यादा होती है। तो ये साध्य है, इसमें जलोकावचारण करते हैं, सिरावेद करते हैं, धूमपान करते हैं और प्रतिसारण करते हैं तो बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। इसी तरह से गिलायु या तुंडी जो व्याधि रहती है उसमें दोनों टॉन्सिल में इन्फ्लेमेशन हो जाता है बहुत ज्यादा, और उसमें आंवला फल के समान इतना बड़ा बड़ा कभी टॉन्सिलाइटिस हो जाता है, इतना इन्फ्लेमेशन हो जाता है, और वह टॉन्सिलाइटिस कभी कभी चिपक जाता है तो अस्थिर शोथ हो जाता है बहुत ज्यादा, अल्प वेदना ग्रंथियां उत्पन्न हो जाती हैं, और स्वॉलो करने में कुछ भी अन्न पानी स्वॉलो करने में कोई भी निगलने में बहुत ज्यादा तकलीफ होने लगती है। तो इसमें शस्त्र कर्म ऐसा सुश्रुताचार्य जी ने बोला है, लेकिन अपने आचार्य बोलते हैं कि हम मेडिसिन से भी ठीक कर सकते हैं। शस्त्र कर्म तो करना ही है, जब ऐसी स्टेज आती है जब शमन चिकित्सा से या शोधन से नहीं हो रहा है तो हमें शस्त्र कर्म तो करना है। तो इसमें छेदन चिकित्सा शस्त्र कर्म में बताया है, उससे बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। और तुंडी केरी जो है कुछ इसमें मतांतर है। तुंडी केरी जो रहता है वो मॉडर्न का पैरोटिड ग्लैंड जो रहता है कान की साइड में, एनाटॉमी आप देखिएगा, पैरोटिड ग्लैंड का जो पेरिडोंटाइटिस ऐसा करके एक व्याधि रहता है, पैरोटिड ग्लैंड का जो रहता है उसमें जो इन्फ्लेमेशन हो जाता है उसको तुंडी केरी बोला है। जो टॉन्सिलाइटिस होता है वो अंदर टॉन्सिल का इन्फ्लेमेशन रहता है, और पैरोटिड ग्लैंड का जो इन्फ्लेमेशन रहता है उसको तुंडी केरी बोला है। तो दोनों की चिकित्सा एक ही है। सूक्ष्म आयुर्वेद यही बोलते हैं सूक्ष्म त्रिफला देना है और एकेटी देना है, अमृता गोकुल, कैशोकुल, त्रिफला गोकुल ऐसा बताया है। और ऐसा बता रहे हैं कि इसमें हनुसंधि के नीचे यहाँ पर कार्पास के बीच के आकार का पिछिल और मंद वेदना युक्त शोथ हो जाता है। इसी तरह से एक व्याधि और बताई, और इसमें वही चिकित्सा है कि रक्त मोक्षण कराना है और आयुर्वेद के एंटीबायोटिक्स देना है, पंचवल्कल क्वाथ से गंडूज धारण कराना है, कवल धारण कराना है, तो और पेट का दीपन पाचन अनुलोमन, यह तो हर चिकित्सा में हमें फॉलो ही करना है तो बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से टॉन्सिलर एब्सेस होता है, जो गल विद्रदी नाम की व्याधि होती है, ये पूरे कंठ को व्याप्त करके पूरा एब्सेस हो जाता है बहुत ज्यादा। तो इसमें तीव्र वेदना होती है, पुए युक्त स्त्राव होने लगता है, पूरा जिस तरह से एब्सेस रहता है, विद्रदी रहता है, उस तरह से लाला स्त्राव रहता है। तो इसके 3 फेजेस रहते हैं, आमावस्था, पक्वावस्था और निरामावस्था, या आमावस्था, पक्वावस्था और पच्यमानावस्था, और उसके बाद में निरामावस्था रहती है। लेकिन पहले के जो 3 स्टेजेस है उसको कंसिडर किया है, आमावस्था, पक्वावस्था, आमावस्था, पच्यमानावस्था, पक्वावस्था, ऐसे 3 स्टेजेस को बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है। तो इसमें हमें जब पच्यमानावस्था रहती है तो हमें यहाँ पे नस्य प्रतिसारण और गंडूश करने के लिए बोला है। आमावस्था में दीपन पाचन अनुलोमन यही करना है। पहला स्टेज में आमावस्था रहती है तो दीपन पाचन अनुलोमन करना है। दूसरा अवस्था है जब पच्यमानावस्था रहती है, तब इसमें रक्त मोक्षण, नस्य, फिर उसके बाद में प्रतिसारण और गंडूश करने के लिए बोला है। जब पक्वावस्था आ जाती है तब यहाँ पे शस्त्र कर्म करके भेदन करने के लिए बोला है। तो इसको करने से बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। अब इसके आगे जो अधिजिह्वा और आगे आगे जो जो बताए हैं वो मैं कल बताऊंगा अभी, क्योंकि इतना काफी है, क्योंकि एक ही दिन में हम सब पढ़ेंगे ना तो कंफ्यूजन होगा कि तुंडी केरी भी मैं बता रहा हूँ और टॉन्सिलाइटिस भी बता रहा हूँ, पैरोटिड ग्लैंड का भी मैं बता रहा हूँ। हमें एक बाय स्टेप जाना है तो फिर बहुत अच्छा लगेगा और याद भी हो जाएगा। तो आप लोग सुश्रुत संहिता खोलिए और चिकित्सा स्थान 22 चैप्टर देखिए, उसमें मुख्य रोगों के जो कंठगत रोग हैं उसमें अलग अलग तरह के जो ग्रंथियां होती है उसकी चिकित्सा बताया है। आप लोग भी पढ़ेंगे, आपके प्रैक्टिस में ऐसा बहुत सारे पेशेंट आते ही होंगे, तो आप लोग ना कभी घबराइए मत और उनको रेफर ना करके पहले आप लोग चिकित्सा करने का कोशिश करिए। अगर आप लोगों से नहीं होता है तभी आप ENT सर्जन के पास भेजिए, लेकिन आयुर्वेद में हम चिकित्सा करते हैं तो बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। तो मैं अभी कल इसी को कंठगत रोग को और थोड़ा बताऊंगा, और सर्वस्तर रोग जो मुख पाक वगैरह कंडीशन रहती है उसमें क्या हमें करना चाहिए वो अभी मैं कल बताऊंगा।
आप लोग भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं। अभी मैं जो भी आप लोगों के प्रश्न है उसका उत्तर देने का कोशिश करता हूँ। डॉक्टर रीना मैम नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर चौधरी यादव जी अवधेश जी नमस्ते प्रणाम आपको। आप लोग भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप लोग यहाँ पर आएँ और लेक्चर सुनते हैं और वही आप इम्प्लीमेंट भी करते हैं और आप लोगों का प्रैक्टिस भी अच्छा हो रहा है। आप लोगों को थोड़ा ये भी समझ आ रहा है कि चिकित्सा कैसे करना है, डायग्नोस कैसे करना है। हम लोग तो पढ़ते रहेंगे पढ़ाते रहेंगे, लेकिन आप लोग का भी जो डेडिकेशन है उसको तो बहुत अच्छा। और आप लोग से मैं प्लीज़ ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग हमेशा अपना ध्यान रखिए, क्योंकि गर्मी का सीज़न है, बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ रही है। तो अगर आप लोग धूप में जब भी बाहर निकलेंगे तो कुछ पेय पदार्थ, मतलब कुछ तो थोड़ा आप कोई जूस या फ्रूट जूस या कुछ तो पी के ही निकलिए, भूखे पेट मत निकलिए। क्योंकि आप लोगों को मालूम नहीं है कि महाराष्ट्र में आज के दिन गर्मी का लू लगने से 35 लोगों की मौत हो गई। तो ये चीज पूरे भारत में इस साल सबसे ज्यादा गर्मी पड़ रही है। टाइम्स ऑफ इंडिया में ऐसा दिखाया गया है कि 122 ईयर्स के बाद इतनी ज्यादा गर्मी इंडिया में पड़ रही है। तो इसलिए अपने आप ख्याल रखिए, क्योंकि आप लोग हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। आप लोग का जिंदगी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप दूसरे लोगों का जिंदगी बचाते हैं। तो जब भी घर से बाहर निकले तो सर ढक के निकलिए और आप ना फ्रूट जूस या शरबत ये हमेशा तैयार रख के अपने पास बॉटल में, या आपको बहुत प्यास लग रही है तो पानी जरूर पीते रहिए। डिहाइड्रेट मत होइए और धूप मतलब बहुत ज़्यादा धूप में मत घूमिए, इसको ध्यान में रखिए। और अपने शरीर को रक्षा करना हमारा ही परम कर्तव्य है। वैद्य अवंतिका सिंह जी बोल रही हैं कि सर लगातार अनुवासन बस्ती के बाद थोड़ा सूजन आ जाए तो क्या करना। अनुवासन बस्ती लगातार देने के लिए पूरी तरह से मना किया गया है। अनुवासन बस्ती और फिर निरू बस्ती, अनुवासन बस्ती निरू बस्ती, दीपन पाचन अनुलोमन, ये करके फिर हमें बस्ती का प्लान करना चाहिए। अगर आपने अग्नि प्रदीप्त नहीं किया है और अनुवासन बस्ती देंगे तो थोड़ा थोड़ा सूजन आएगा। तो हमें क्या करना है कि या तो आप आसावरिश देना शुरू कर दीजिए, जैसे कि द्राक्षासव, द्राक्षारिश, मृद्विकारिश, दशमूलारिश, पुनर्नवासव, पुनर्नवारिश, ऐसे कोई आसावरिश या व्याधि प्रतिनिक जो आप देना चाहती हैं वह देना शुरू कर दीजिए। जैसे उशिरासव, चंदनासव, जो भी पित्त शामक है या वात शामक है वैसे द्रव्य देना शुरू कर दीजिए। और अगर तब भी सूजन रह रही है तो आप बस्ती थोड़ा ब्रेक कर दीजिए और एक दिन अनुवासन बस्ती, एक दिन निरू बस्ती, अनुवासन बस्ती निरू बस्ती, इसको अगर आप क्रम से करेंगे तो कभी भी सूजन नहीं आती है। डॉक्टर दिनेश चंद्र जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर देवेंद्र पाटिल जी जय विदर्भा, आप लोग भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं। डॉक्टर विनय अग्रवाल जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर प्रियंका राजपूत जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर श्रुति निगम मैम नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर प्रियंका जी पूछ रही हैं कि सर बच्चों में होने वाले स्पीच डिले में कैसे विचार कर सकते हो, क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं। इसमें महाकल्याणघृत, महाकल्याणघृत, महाकल्याणकावलेह वह देना चाहिए। और स्पीच डिले है तो क्यों है, उसको सुनाई नहीं दे रहा है क्या, वो देखना चाहिए। हमें नस्य का प्रयोग करना है। और हमें ना आप इसमें देखेंगे उन्माद रोग की चिकित्सा में महापैशाचिक घृत नाम का एक द्रव्य बताया, तो वो बताया कि अंग को वो बढ़ाता है। पूरा जहां पर भी अंग नहीं बढ़ रहे हैं तो वो उसको बढ़ाते हैं। तो महापैशाचिक घृत से अभ्यंग कर दें और उसको ही खाने के लिए दें। महाकल्याण अवलेह जो है उसको जीभ पे ऐसे रोज घर्षण करें तो स्पीच आने लगती है। और इसके बाद भी नहीं आ रही है तो आप लोगों को मेरे एक सीनियर थे तो उनका तो लड़की जैसा आवाज था बहुत ज़्यादा। तो उन्होंने हमारे एक सर ने क्या किया कि 2 ये लिया जो लता करंज का बीज होता है ये लेके और चिल्लाने के लिए बोला। वो चिल्लाते चिल्लाते उनका आवाज़ आने लगा। तो ये अभी क्या है, आप अगर पेशेंट के बारे में मुझे अच्छे से बता पाएंगी कि बच्चों में होने वाला स्पीच डिले वो कितने एज का है, उसकी प्रकृति क्या है, सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, अगर ऐसा बताएंगी स्पेसिफिक एकदम पर्टिकुलर बताएंगी तो मैं एकदम अच्छे से आपको ट्रीटमेंट बता सकता हूँ। मैंने नॉर्मल सब चीज़ बताया कि ये देने से होता है, लेकिन और भी अच्छे से जानना है तो आप मुझे वो पूरा केस मेरे व्हाट्सएप पे करिए तो मैं आपको बता पाऊंगा। डॉक्टर वरुण कुमार जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर सरोज मिश्रा जी बोल रहे हैं ओरल लाइकेन प्लग। आप ना ये ना आयुर्वेद के हिसाब से पूछिए तो मैं आयुर्वेद के हिसाब से आप लोगों को बताऊंगा। कोई भी मॉडर्न का ऐसे करके आयुर्वेद का डायग्नोस वहां से घुसाने ऐसा मत करिए। आप आयुर्वेद के टर्मिनोलॉजी में बोलिए तो मैं आयुर्वेद के टर्मिनोलॉजी में आपको चिकित्सा बताऊंगा। डॉक्टर सुनीता पाल जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर विकास जी नमस्ते प्रणाम आप। ऐसा नहीं है कि मुझे आता नहीं है, लेकिन मेरे रिकॉर्ड होते हैं ये सारा, तो मैं एक कुछ 4-5 दवाइयाँ बताऊंगा तो लोग ना यही चीज़ बिना दोषों को देखे हुए यही मेडिसिन देने लगेंगे और फिर वो असफलता को भी प्राप्त हो सकते हैं। इसलिए आयुर्वेद का टर्मिनोलॉजी बोलेंगे तो वो बताने में और रिकॉर्ड करने में भी अच्छा लगता है। हम लोग आयुर्वेद के सबसे वातज, पित्तज, कफज
ऐसा देखते हैं, और वो कौन सा व्याधि है, मतलब सर्वसर व्याधि है, वातज सर्वसर है, पित्तज सर्वसर है, क्या है, वो हमें समझने में आसानी हो जाती है। तो आप पूरा अच्छे से आयुर्वेद के टर्मिनोलॉजी में बताइए। डॉक्टर मुकेश साहू जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर शुभा मिश्रा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर मनीषा सिंह जी बोल रही हैं कि सर 4 साल के बच्चे हैं, 6 मंथ से कोल्ड कफ है, एक्सरे में न्यूमोनाइटिस है, क्या दे। अब न्यूमोनाइटिस है, कोई भी इन्फ्लेमेशन है, तो उसमें हमें क्या करना है, सूक्ष्म त्रिफला देना है, गंधक रसायन देना है, और त्रिभुवन कीर्ति रस देना है। और न्यूमोनाइटिस है तो अभी ये फुफ्फुस जो है वो रक्त और रक्त के फेन से बना है, तो रक्त पाचक देना बहुत अच्छा रहता है, रक्त के फेन से उत्पत्ति है। उसी तरह से हम लोग सूक्ष्म त्रिफला देते हैं, समीर पन्नग रस देते हैं, चंद्रामृत रस देते हैं। मतलब आप ना वो बच्चे का थोड़ा प्रकृति बताएंगे तो मैं और अच्छे से बता पाऊंगा। कंटकारी अवलेह देते हैं, कंटकारी घृत देते हैं, और भरंगी अवलेह देते हैं, पिपली रसायन देते हैं, पिपली लेहम देते हैं बच्चों को, अगस्ती रसायन देते हैं, वशिष्ठ। आप कॉमन चीज पूछेंगे तो मैं कॉमन चीज बताऊंगा, आप प्रकृति के हिसाब से मुझे बताइए, बच्चे का फोटो दीजिए तो मैं और अच्छे से आपको बता पाऊंगा। कभी कभी श्वास कुठार रस देना पड़ता है, कभी कभी श्वास का चिंतामणि रस देना पड़ता है, कभी कभी अब्रक भस्म देना पड़ता है। जैसा कंडीशन है और जैसा पेशेंट को सूट करेगा, साथ में रहेगा, उस हिसाब से हम देते हैं। सरोज मिश्रा जी बोल रहे हैं टुंडिगरी मम्स, आपका बात सही है। मैं न एक ये टुंडिकेरी मम्स को बोलेंगे कि टुंडिकेरी हम लोग टॉन्सिलाइटिस को बोलेंगे, इस पे अलग अलग मत हो सकता है। या फिर हम लोग उसको टुंडिकेरी मतलब पैरोटिड ग्लैंड का जो इन्फ्लेमेशन होता है उसको बोल सकते हैं। तो ये अलग अलग मत हो सकता है। मुझे ऐसा बताया गया है कि जो पैरोटिड ग्लैंड का इन्फ्लेमेशन होता है उसको टुंडिकेरी बोला जाता है। अब आपका अपना मत हो सकता है, मैं उसको गलत नहीं बोलता हूँ, आपका मत हो सकता है। डॉक्टर रजनी राठौड़ जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर कैलाश चावला जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर नंद कुमार चौरसिया जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर प्रशांत जी नमस्ते प्रणाम आपको। आप लोग प्रश्न पूछे और डिफिकल्ट डिफिकल्ट प्रश्न पूछे कृपया। डॉक्टर लक्ष्मी मौर्य जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर शुभा मिश्रा जी। और आप लोग ये मत सोचिए कि आयुर्वेद में हम ये कंठ रोग ये पढ़ के क्या होगा, आयुर्वेद में ही तो ये सबका परमानेंट इलाज है। एलोपैथी में तो स्टेरॉइड देंगे, एंटीबायोटिक देंगे, 4 जनरेशन के एंटीबायोटिक है उनके पास, वो एंटीबायोटिक देंगे, नहीं होगा तो स्टेरॉइड देंगे, और नहीं होगा तो बोलेंगे कि सर्जरी करो, सर्जरी से भी नहीं ठीक होगा तो बोलेंगे इडियोपैथिक कॉजेज या जेनेटिक कॉज। एलोपैथी में तो है ही नहीं उसका अच्छे से इलाज, आयुर्वेद में ही है, क्योंकि हम दोषों की चिकित्सा करते हैं, संप्राप्ति भंग करते हैं, अग्नि की चिकित्सा करते हैं, और हम पूरा शरीर को अच्छा करते हैं जो भी अवयव का है। तो इसलिए आयुर्वेद में जो मैं मुख्य रोग पे सीरीज ले रहा हूँ, इस पे आप ध्यान दीजिए, क्योंकि हमारे पास पेशेंट आते हैं तो बहुत सारे लोग डर जाते हैं कि हम मुख्य रोगों का क्या, और ये ना बहुत सारे कॉलेजेस में पढ़ाया भी नहीं जाता है। इस पे और चर्चा होगी, मैं आगे के सत्र में और इसके बारे में बताऊंगा। डॉक्टर शुभा मिश्रा जी बोल रहे हैं टंग के साइड में व्हाइट पैच है 1 मंथ से टोबैको लेते हुए, इसमें कवल धारण कराइए, त्रिफला क्वाथ या पंचवल्कल क्वाथ मिलता है। पंचवल्कल तो आपको कहीं पर भी मिल जाएगा, पीपल का पेड़ का छाल मिल जाएगा आपको, जामुन मिल जाएगा, उसके बाद में बरगद मिल जाएगा। जो भी कषाय रसात्मक द्रव्य है, शीरी वृक्ष के द्रव्य हैं, कषाय रसात्मक या शीरी वृक्ष, उसका काढ़ा बना के छाल ज्यादातर, और उसको उबाल के दीजिए, और हेतु सेवन बंद करिए, टोबैको का पूरा बंद करिए, तो व्हाइट पैचेस पूरी तरह से हील हो जाए। और इंटरनल दवा में सूक्ष्म त्रिफला एकेटी दीजिए, अमृता गुगुल कैशोगो त्रिफला गुगुल दीजिए, या फिर आरोग्य वर्धिनी दीजिए, गंधक रसायन दीजिए, पंचतिक्तघृत गुगुल दीजिए, ये सबसे पूरा ठीक हो जाए। जात्यादि तेल अगर लगा दें तो वो लगा के रखे, फिर बाद में गंडुश करके कवल करके फेंक दें, या गंधक द्रुति दीजिए, तो बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। डॉक्टर सुवर्णा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर जगजीत मोघा जी नमस्ते प्रणाम आपको। मैं अभी 8:15 फिर मिलूंगा, और हम लोग ना और चर्चा करेंगे, लेकिन एक ही दिन सब हम करेंगे पूरा मुख रोग तो फिर नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा में करना है। कल कंठगत रोग का पार्ट 2 वो मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को। और आप लोगों ने देखा होगा मैंने नया हेयर स्टाइल किया है, क्योंकि ना आयुर्वेद में भी हमें नया नया चीज़ करना चाहिए, तभी तो मज़ा आता है, नहीं तो हम वही वही करेंगे चरक सुश्रुत वाग्भट। हमें करना है लेकिन उसको अलग अलग स्टाइल से पढ़ना है। तो मेरा बैकग्राउंड भी आप लेंगे तो कुछ अलग है। शंकर प्रसाद जी बोल रहे हैं सर जिह्वा तालुगत ग्रंथि या ओवुला बढ़ जाने पर क्या देना चाहिए ताकि वो स्वेलिंग कम हो। तो इसमें कोई भी इन्फ्लेमेशन है, शोथ है, तो हमें सूक्ष्म त्रिफला, त्रिफला का चूर्ण लेना है, त्रिफला का क्वाथ 45 बार लेके उसकी भावना दिया जाता है, उसको पूरा मर्दन संस्कार करके संस्कारित किया जाता है, और उसमें थोड़ा सा
कज्जली डाल दिया जाता है या बिना कज्जली का, ऐसा जो रहता है उसकी गोलियां बना ली जाती है। तो ये हर तरह के इन्फ्लेमेशन में काम होता है। उसी तरह से अमृता गुगुल, कैशो गुगुल, त्रिफला गुगुल, इसी तरह से गंडूज धारण करना है तो हल्दी है, हल्दी कितना बढ़िया है, हल्दी है। फिर अगध द्रव्य जितने भी है ना, मंजिष्ठा है, तुलसी है, ये सब का हमें कवल धारण कराना है। यष्टि मधु है, यष्टि मधु का कवल धारण कराने से बहुत ज्यादा इन्फ्लेमेशन कम हो जाता है, क्योंकि जो भी कंठ द्रव्य हैं वो कंठ हैं या स्वर को अच्छा करने वाले द्रव्य हैं, वह सबका प्रयोग करते हैं। इसके बारे में मैं और भी बहुत सारे द्रव्यों के बारे में कल बताऊंगा। ठीक है। तो डॉक्टर शंकर प्रसाद जी नमस्ते, प्रणाम आपको। आप लोग मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, तो इसीलिए मैं नए नए स्टाइल में अब आऊँगा और आयुर्वेद को भी और अच्छे से प्रमोट करूंगा, ताकि आप लोग को और मुझे आप लोग को और बढ़ाना है, बढ़ते हुए देखना है। मुझे दिल से खुशी होती है कि आप लोग का जैसे मैसेज आता है कि सर हमने ये पेशेंट कर दिया, वो कर दिया, तो मुझे दिल से खुशी होती है कि मैं जीत रहा हूँ। आप लोग नहीं जीत रहे होते, मैं जीत रहा होता हूँ। आप लोग तो जीत रहे हैं ठीक है, लेकिन वो मेरी जीत है, आप लोग की जीत मेरी जीत है। तो ठीक है, अभी का मैं सेशन समाप्त करता हूँ। हम लोग 8:15 बजे फिर मिलेंगे। प्रणाम सभी लोगों को, कोटि कोटि प्रणाम।